हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 55 टू 57 फॉर आर जेई एडवांस्ड केमिस्ट्री प्रिपरेशन। इस चैनल पर हम डेली सॉल्व कर रहे हैं जेई एडवांस्ड केमिस्ट्री के पी वाई क्यूज़, और अभी तक हमने 54 पी वाई क्यूज़ सॉल्व कर लिए हैं। सो नाउ सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? आपको मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स दिए हैं आपको, ठीक है। पी क्यू आर एस मतलब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जो बनेंगे, पी क्यू आर एस। ये क्या होंगे? मेजर प्रोडक्ट होंगे, आर फॉर्म्ड इन द, मतलब ये जो रिएक्शंस इनमें मेजर प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स। अनसैचुरेटेड कार्बन एटम जिनमें जितने ज़्यादा होंगे वो आपको बताना है। तो इसके लिए हमें रिएक्शंस आनी चाहिए। आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड दे दे जहाँ पर COOH के बाद क्या की रिएक्शन किसके साथ करा रखे? ब्रोमीन इन Br2 इन रेड फॉस्फोरस इन H2। ये एक रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो आपका COOH है, COH, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फंक्शनल ग्रुप से। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा? COH। तो अल्फा कार्बन पर क्या लग जाता है? हेलोजन एटम लग जाता है। अगर Br2 दिया है तो Br लग जाएगा। ओके, सो ये है। इसमें इसमें आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स कितने हैं? अगर आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाओगे तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। कितने अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है? एक ये है, एक ये, 2 3 4 5 6 7। मेरे पास यहाँ पर 7 अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देते हैं। ये आपको क्या दे रखा है? एसिटल्डिहाइड दे रखा है, CH3CHO। और ये क्या दिया आपको? बेंजल्डिहाइड। जब भी आपको ऐसे में एक्वस NaOH डाल दे तो आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करेगा? एक्वस NaOH क्या किसके अट्रैक्ट करेगा? बेस के अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में PH लिख रही हूँ। नहीं, चलो कंप्लीट ही लिख लेते हैं। ये लिख लिया C, ये वाला कार्बन, इसके ऊपर ये O नेगेटिव आ गया है, ठीक है। और ये वाला कार्बन और इसका बॉन्ड बन गया है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इन्होंने हीट भी कर रखा है, मतलब आपने बाद में क्या कर दिया? इसको OH में कन्वर्ट कर दिया है और न्यूट्रलाइज करने के लिए। और लास्ट में आपने क्या किया? ये 293 केल्विन, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसमें आपने क्या कर दिया है? हीट कर दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। ये बन जाएगा। कितने अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम है? 1 2 3 3 और ये कितने? 6। आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये रिएक्शन है। इसमें पहले आप क्या डाल रहे हो? NaNH2। NaNH2 क्या करेगा? बेस की अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में जो टर्मिनल कार्बन होता है या फिर जो हम टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं, वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है। तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेस फिर इसके साथ रिएक्शन करा रखी है। नेगेटिव चार्ज का मतलब वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो इधर अटैक करेगा और ब्रोमीन एज अ गुड लिविंग ग्रुप क्या होगा? निकल जाएगा। अब मैं इसको शॉर्ट में PH लिख रही हूँ। PH है, PH के साथ ये ऐसे लगा हुआ है। इसका इसके साथ बॉन्ड बना है, ये बन गया बॉन्ड। और फिर इधर वाले एक और ये 2 कार्बन एटम निकल कर आ गए। टोटल कार्बन एटम देख लेते हैं PH के साथ। 1 2 ये 3 4 5। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बन गया हमारा। इसके बाद क्या करें? आप इसमें Hg2+ डाल रहे हो इन H3O+। तो Hg2+ दे दे आपको ट्रिपल बॉन्ड में, तो आपको किसका फॉर्मेशन करना है? OH, डबल ट्रिपल बॉन्ड पर H2O का एडिशन कर देना होता है। और OH किस साइड? H2O का मतलब एक जगह H और एक जगह OH। और OH कौन सी साइड ऐड होता है? OH वहाँ ऐड होता है जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कार्बोकैटायन की। तो अगर कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा तो वो PH से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ये। और फिर ये टोटोमर बना लेता है। ये कैसी फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। इनॉल से ज़्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर एक कीटो फॉर्म। इस टाइप का बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो कितने अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है? 1 2 ये 3 और PH में 6 हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें ओजोनोलिसिस करा रखी है पहले। O3ZnH2 रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रखी है यहाँ पर। तो आप इस बॉन्ड को तोड़ दो।
और डबल बॉन्ड O लगा दो। मतलब इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग जाएगा और इसमें भी ऐसे डबल बॉन्ड O लग गया। अब क्या कर रहे हो आप यहाँ पर CH3MgBr रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हो। रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो एल्काइल पार्ट होता है ये क्या होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है। तो इसमें 2 इक्विवेलेंट दिए तो ये दोनों पर जाकर अटैक कर देगा, ऐड हो जाएगा। तो दोनों पर, दोनों कार्बोनिल कार्बन पर। सो ये बनेगा, एक CH3 ऐड हो गया तो यहाँ पर O- बन जाएगा और यहाँ पर O- है, ये H है और ये क्या है आपके पास CH3 है। लास्ट में क्या दे रखा है H+, मतलब आप इस O- को O- की जगह OH लिख दोगे। और फिर क्या दे रखा है, फिर इन्होंने आपको दे रखा है हीट, कि आप जो इसको क्या करा रहे हो, हीट करा रहे हो। तो जब आप हीट कराओगे तो क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से एक OH निकलेगा और H निकलेगा। OH निकलेगा और क्या निकलेगा, H निकलेगा। ठीक है, H यहाँ से निकाल लो, क्योंकि अगर OH और H निकलेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और इसमें यहाँ से H निकाल लेना, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा और यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। कितने अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स है अब मेरे पास, 1 2 3 4 और इसमें कितने हैं, इसमें 6 हैं। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 10 सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस में आ गए, ऑप्शन नंबर 4 में, एस वाले में आ गए। सो करेक्ट आंसर इज आर ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो ये क्वेश्चन था ना, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व किया, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट इसमें बहुत कॉमन रिएक्शंस आ रखी थी। आप डेली मेरे साथ जे एडवांस के PYQs करते जाओगे, आप खुद रियलाइज करोगे कि मुझे खुद याद है कि मैंने रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस अब तक कितनी बार करा दी है। मैंने अभी आपके सामने सिर्फ 55 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी में रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस कम से कम 3-4 बार आ चुकी है। क्वेश्चंस का पैटर्न रिपीट होता है। जे एडवांस एक कमेंट आया था कि क्या जे एडवांस के लिए PYQs करने जरूरी हैं। PYQs ही करने हैं सबसे पहले, आपको कंसेप्ट तो आपको आता है। हाँ, जो चैप्टर्स आपने जेई मेंस के लिए नहीं पढ़े हैं, जो जेई मेंस के सिलेबस से आउट है, आप उनको पढ़ सकते हो। पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। लेकिन जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनको अगर अच्छा करना है तो आपको PYQs ही करने। PYQs के पैटर्न के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते दिखे हैं। ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज आर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करने के लिए पहले आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर होता है ना, उसमें लिखा होता था, बट कुछ टीचर्स इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा देते हैं। आयन आयन इंटरेक्शन होती है ना जब, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। आयन डाइपोल में 1/r² के। डाइपोल में 2 केसेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी में ऐसे होता है, और एक होता है रोटेटिंग या फिर रोटेटरी, उसमें ऐसे होता है 1/r⁶। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसमें आता है 1/r⁴। फिर आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, r⁶। और फिर आता है हमारे पास लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस क्या होते हैं, लंडन बोल दो, डिस्पर्सन बोल दो, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोल दो। इन सब में क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, r⁶ होती है। सो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या, आयन। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, आयन। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अप्रोच 0 मोर रैपिडली। मतलब पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब कि आयंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है r² के, रीचेज मोर रैपिडली देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल, और पॉइंट चार्ज का मतलब आयन। आयन डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके। ठीक है, जब आप इन्फिनिटी से 0 पर अप्रोच कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किस में ज़्यादा, रेडियस की वैल्यू जब चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस वाले केस में
रेडियस अगर कम हो रही है तो मतलब खैर इनमें तो साइन का फ़र्क होता है कि अगर अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, अगर रिपल्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव साइड में बढ़ जाती है। बट मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना इस फैक्टर को लेकर, मैं चार्जेस की मतलब बात नहीं कर रही हूँ, अट्रैक्शन रिपल्शन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि अगर रेडियस में चेंज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस वाले में देखने को मिलेगा। तो किस में ज़्यादा चेंज देखने को, किस में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज रैपिडली आएगा, नीचे वाले में ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत कुछ और बोल रही है। ऊपर वाली स्टेटमेंट ये बोले कि इसमें ज़्यादा चेंज आएगा, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, इनकरेक्ट। आगे क्या बोला हमें, द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, दो रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, ये हो गया ना रोटेटिंग पोलर, पोलर का मतलब डाइपोल और दो डाइपोल है मतलब डाइपोल डाइपोल। रोटेटिंग में क्या आ रहा है, 1/r⁶ आ रहा है, इसमें क्या बोला 1/r⁵ सो बी इज रॉन्ग। आगे क्या बोले, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एवरेज इंट्रैक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं पर भी एनसीईआरटी में नहीं दी है, बट जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसमें दी गई हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस लर्न करना है कि जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन होती है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, और एक और पॉइंट, जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डाइपोल डाइपोल इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। सो ये जो सी है ये करेक्ट है। आगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब, सॉरी, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ये इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, बट फिर भी ये फोर्सेस इंट्रैक्शन फोर्सेस अट्रैक्शन फोर्सेस शो करते हैं ना, करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हम बोलते हैं ना जो चीज में कोई भी फोर्स नहीं होता वहां पर वंडरवॉल फोर्स तो लग ही रहा होता है। जो दो अपने पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी लंडन फोर्स लग रहा होता है। So now moving on to the last question. ओके ये भी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो रिएक्शन परफॉर्म करानी है। पहले इसकी रिएक्शन KMNO। जब भी आपके पास बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट कार्बन है उस पर अगर हाइड्रोजन है, ये डायरेक्ट कार्बन है, ये कार्बन है, अगर इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अगर आप इसकी रिएक्शन KMNO4H+ हीट के साथ करा रहे हो तो वो सारे ग्रुप्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्या लिख सकते हो आप इसको, ओपन करके तो यही लिख सकते हो। और फिर आपने किसकी रिएक्शन करा दी, अमोनिया के साथ करा दी। अमोनिया हीट के साथ आपको पता है किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमाइड का। बहुत फेमस रिएक्शन है ये। आप बेसिकली OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, X का। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो। हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा और रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके बाद क्या कर रखा है, इथेनॉलिक KOH बेस की तरह एक्ट कर सकता है यहाँ पर, न्यूक्लियो फाइल की तरह। तो कराएंगे तो रिंग ओपन हो जाएगी फिर से, मतलब क्या फायदा कराने का, रिंग बनाने का। ये बन जाएगा। ये मैकेनिज्म जो है अमीन्स चैप्टर में दिया है, ठीक है। एंड देन क्या, RBR, ये N नेगेटिव है, बेस बन चुका है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। इधर से Br जो होगा वो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो ये बन जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कहाँ से लेकर, शायद यहाँ से लेकर या फिर यहाँ से। नेक्स्ट क्या बोला है, ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, ये फॉर्मेशन हो गया हमारे पास Y का। आगे क्या बोला है, इन्होंने NaOH के साथ रिएक्ट करना है। तो अगर हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पर O नेगेटिव Na+ जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, प्राइमरी अमीन RNH2। ये बहुत फेमस मेथड है किसके लिए, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। ओके सो ये क्या बन गया हमारे पास, Z। ये Z है, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, कि एरोमेटिक कंपाउंड प्लस Z बनेगा। बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये X है और ये Y है, दोनों में ही ऑक्सीजन है, तो स्टेटमेंट A इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्या बोला है हमें, वाई ऑन हीटिंग विद ये आइसोसाइनेट टेस्ट कराना चाह रहे हैं या फिर कार्बाइलमीन टेस्ट बोलते हैं हम लोग इसको। सो वाई ऑन हीटिंग विद, वाई क्या है, ये है, नहीं नहीं नहीं, कार्बाइलमीन टेस्ट कौन देते हैं, प्राइमरी अमीन देते हैं, ये प्राइमरी अमीन तो है नहीं क्योंकि इसके ऊपर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बी रॉन्ग है। जेड रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग टेस्ट, हाँ हिंसबर्ग टेस्ट कौन कौन देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन देते हैं, ठीक है। और Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन तो है पर एरोमेटिक नहीं है, तो A एंड C आर करेक्ट। यस, सो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।